ये जो डिक्टेटरशिप वाली बात कर रहा है, पुतिन डिक्टेटर, मोदी उसी समकक्ष, दोनों पे क्या आपने? पाकिस्तान के फौजी तानाशाह हुआ करते थे, तब कौन गया था भारत का विदेश मंत्री उनसे गले मिलने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों गए थे अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो? मोदी जी लगातार विदेश दौरे करते हैं। ऑस्ट्रिया गए थे रूस के बाद तो प्रधानमंत्री जी। ऑस्ट्रिया में भी नेहरू हुआ। कोई भी देश विचारधारा के आधार पर नहीं है। ना चीन कम्युनिस्ट देश रहा, ना रूस कम्युनिस्ट देश रहा। जो इस्लामिक देश थे वो इस्लामिक देश नहीं रहे। अब केवल एक ही देश आधार है और वो है पैसे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बीते 10 सालों से हो रही है, बल्कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी ब्रांडिंग के मामले में स्वयं मोदी बेहद सतर्क रहा करते थे और एक पूरी की पूरी ब्रांडिंग की जो टीम है वो पीछे रहा करती थी। लेकिन मोदी ब्रांड धीरे धीरे धूमिल होता चला गया और अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें तो स्पष्ट हो गया कि ब्रांड मोदी काफी मध्यम पड़ गया है और मुश्किलों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब रूस की यात्रा पे गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, तो जो गोदी मीडिया है उसने भरपूर ब्रांडिंग की और करना भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो रसद है वो तो सारी सरकार की ओर से मिलती है और करना है यानी करना है। लेकिन ये जो रूस की प्रधानमंत्री जी की यात्रा रही, यूक्रेन से युद्ध के बीच, उसको लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको देश जानना चाहता है। भले ही गोदी मीडिया ने मोदी जी की भरपूर ब्रांडिंग की, साथ साथ सत्तारूढ़ दल उनके जो यात्रा के यशोगान गुणगान आज भी कर रहा है, लेकिन जो निकल कर आ रहा है उसमें यही आता है कि यह यात्रा जो है इसने देश को वास्तव में कुछ दिया है या देश ने इस यात्रा के करने के बाद कुछ खो दिया है, ये चल रहा है। और जो विश्लेषक तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि यात्रा जिस दौर में हुई है वो दौर शायद ठीक नहीं रहा है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो अमेरिका हो या और जो मंच हैं, उनकी ओर से जो आवाजें उठी हैं उसने प्रश्न तो पैदा किए हैं। तो जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, इन्हीं सबको समझने बूझने के लिए हम चलेंगे एक खास मेहमान के पास। खास मेहमान से परिचित है हमारा जो दर्शक है, सुधी दर्शक है। पहले मैं उन्हें जोड़ता हूं। जुड़ गए हमारे साथ श्री राजेश बादल साहब। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, समय निकाला। और राजेश जी को सभी जानते हैं, 4.5 दशकों से ज्यादा का आपका पत्रकारिता का अनुभव है। आप नवभारत टाइम्स जैसे समाचार पत्र में देश के अलग अलग हिस्सों में सेवाएं देते रहे। आपने आज तक में एक लंबी पारी खेली और राज्यसभा टीवी का दौर कोई भूला नहीं है कि कैसे राज्यसभा टीवी को आपने अपने जरिए एक नई पहचान दी या दिलाई। राजेश जी के बहुत सारे जो गुण हैं उनसे सारा हमारा दर्शक वर्ग भिज्ञ है। राजेश जी ने कई पुस्तकें लिखी हुई और एक बड़ा दीर्घ लंबा अनुभव हम बताते हैं बार बार कि राजेश जी जो विदेश मामलों के जानकार हैं, इस बारे में शायद कम दर्शकों को मालूम होगा। तो राजेश जी के निरंतर लेख, एक बहुत उनकी तल्ख टिप्पणियां, विशेष टिप्पणियां निरंतर अखबारों में छपती हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना आज राजेश जी से इस बारे में भी बूझा जाए, समझा जाए। जो तमाम सवाल हैं, तमाम अलग अलग जो कूटनीति है, भारत की कूटनीति, विदेश नीति, जिस पे आप निरंतर लिखते हैं, तो हम राजेश जी पुनः स्वागत करूंगा। और मैं पहला सवाल यही पूछना चाहूंगा, जो पीएम की रूस यात्रा है, कूटनीति, विदेश नीति के मान से कितनी सार्थक इसे माना जाए? पहली टिप्पणी आपकी राजेश सर। धन्यवाद संजीव। देखिए, मित्र देश की यात्रा आमतौर पर सार्थक ही होती है और आजादी के बाद से हमने ये पाया है लगातार कि जो हमारे मित्र देश हैं उसमें जो कंसिस्टेंसी है, अगर हम देखें
तो सोवियत संघ पहले हुआ करता था, अब रूस हो गया। तो रूस के साथ हमारी जो मैत्री की स्थिरता है, अगर उसका कोई ग्राफ आप बनाते हैं तो हम पाते हैं कि वो एक लगातार उसने एक भरोसेमंद दोस्त की भूमिका निभाई है। अब सवाल ये है कि अभी जो फौरी तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए वहां, इसका क्या अर्थ निकाला जाए। अव्वल तो जी मैं ये बता दूं कि ये जो सालाना बैठक होती है भारत और रूस के बीच में, ये सालाना शिखर बैठक होती है और इस शिखर बैठक में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक तरह से आते हैं जाते हैं और ये 22 साल 24 साल से हो रही है। 2 साल बीच में नहीं हुए, एक बार कोविड जब था तब नहीं हुआ और उसके बाद 1 साल और हुआ जब वो नहीं गए, यूक्रेन युद्ध में रूस उलझा हुआ था, तब वो नहीं गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति जो संजीव जी होती है, वो आमतौर पर बदलती नहीं है और राष्ट्र हित में वो विदेश नीति हमेशा एक जैसे रहती है। हम थोड़ा सा पिछले अगर हम 8-10 साल को देखें तो हम ये पाते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो शुरुआत में तो वो एक दुविधा में रही, ठिठकी सी रही, कुछ एक एक सकुचाती सकुचाती रही कि रूस के साथ कैसे संबंध रखें। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब तो हमने देखा कि हमने रशिया की एक तरह से उपेक्षा कर दी और हमने डोनाल्ड ट्रंप को गले लगा लिया। डोनाल्ड ट्रंप के हम प्रचार में गए, मतलब हमारे कहने से मतलब यह है कि भारत देश प्रचार में गया, क्योंकि जी भारत जी का प्रधानमंत्री निजी हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में नहीं गया था, जी वो भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में प्रचार में गए थे। तो हमें ये कहने में क्यों हिचक होनी चाहिए कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार का ढिंढोरा पीटा और डोनाल्ड ट्रंप हार गए। तो जी अव्वल तो हमारी विदेश नीति कभी भी जब से बनी है, नेहरू के जमाने से लेकर आज तक, तब तक वो विदेश नीति कभी ऐसे नहीं रही है कि किसी देश के भीतर जाकर हम उसके आंतरिक मामलों में दखल दें। वहां पे कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या वहां पर सिस्टम होगा, राष्ट्रपति प्रणाली होगी या फौजी तानाशाही होगी या क्या होगा, हमारा आमतौर पर उससे बहुत लेना देना नहीं रहा। लेकिन ये जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमने पींगे बढ़ाई तो फिर ये रूस को स्वाभाविक है बुरा लगा और तब भी देखिए उसने संयम बरता और केवल छोटी सी चुटकी काटी, चिकोटी काटी हमारे को, कि जो उसने थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ एक एक बातचीत शुरू कर दी, चीन के साथ एक दो बातचीत शुरू कर दी, सिर्फ एक संदेश था। लेकिन ये संदेश, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझ लिया कि नेहरू की विदेश नीति से पर चले बिना उनकी गति नहीं है। ये देश अगर चलेगा तो जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति से चलेगा, जो उसी विदेश नीति के आधार पर वो गए थे। अब ये है कि उस विदेश नीति से पर चलते हुए हमें फायदा भी हो रहा है और फायदा इसलिए कि अतीत में भी हुआ है, लंबी कहानियां हैं, अभी आप पूछेंगे तो बताऊंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल निराश जी, मैं सवाल ये भी देखिए, मोदी जी लगातार विदेश दौरे करते हैं, आपने कहा और मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा ब्रांडिंग भी होती है, मोदी मीडिया तमाम बातें करता है, लेकिन जो सचमुच में हासिल हुआ वो निकल कर नहीं आता। ना तो स्वयं मोदी साहब कभी देश को बताते हैं, ना विदेश मंत्रालय उतना खुलकर कुछ बताता है और ना और ऐसे वो हैं जिससे निकल कर, और अभी भी जो ये यात्रा है इसमें कोई बहुत ठोस रूप में निकल कर नहीं आया कि आखिर हमने क्या पाया क्या खोया। जो मैंने इसलिए भी सवाल आपसे किया था कि जैसे अगर हम देखें, जब प्रधानमंत्री जी यात्रा से लौट कर आए तो वो अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी ने दिल्ली में सार्वजनिक मंच पर जो बयान दिया, उसने काफी सारे सवाल किए। तो उसे कैसे लिया जाए, कैसे देखा जाए। अमेरिका को पेट में दर्द हो सकता है हमारे कदमों से, लेकिन उस सवाल का जवाब देश में जो आना चाहिए था हमारे मंच से, वो नहीं आया। तो किसको कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, और ना बताना यात्रा के बारे में, दोनों पे आपका जवाब। देखिए, मैं फिर देखिए, आपका इस सवाल का उत्तर भी नेहरू नाम के शब्द में छिपा है। क्या करें, जी वो नेहरू और गांधी का प्रेत
इस देश पर इस सरकार पर ऐसा मंडराता है कि मंडराता ही रहेगा। अगर वो इस प्रेत से प्यार करेंगे तो इस देश को आगे ले जाएंगे, अगर इस प्रेत से दूरी बनाएंगे तो शायद इस देश की समस्याएं नहीं सुलझा पाएंगे। ऑस्ट्रिया गए थे रूस के बाद तो प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रिया में भी नेहरू नेहरू हुआ। जी यानी आपने जो सवाल किया कि हासिल होने की बात क्या है, अरे रूस तो, मैं रूस का कोई बहुत बहुत प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन ये देखिए कि अगर आप एक टाइमलाइन में, आपको देखना पड़ेगा, एक टाइमलाइन आपको चीन के बारे में देखना पड़ेगी, एक टाइमलाइन आपको यूक्रेन और अमेरिका के बारे में देखना पड़ेगी। अमेरिका ने जब से भारत का बंटवारा हुआ, अंग्रेज लोग बांट के गए हिंदुस्तान को, तब से लगातार पाकिस्तान को उसने हथियार दिए, पाकिस्तान को उसने पैसा दिया, पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाने का प्रयास किया, और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी। यूक्रेन ने लगातार कश्मीर समस्या पर हिंदुस्तान का विरोध किया, पाकिस्तान का समर्थन किया। मैं इसी यूक्रेन की बात कर रहा हूं। और रशिया ने तो हमारे ऊपर युद्ध किया। दिलचस्प यह है कि रशिया हमारे बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था और हमने सदस्य बनाने की वकालत की थी, लेकिन हमारी शुभचिंतक होने का उसने गलत फायदा उठाया। मैं बात रूस की अब करता हूं, इसलिए कि ये याद रहे कि ये अमेरिका, यूक्रेन और रूस तीनों आपके समर्थन में नहीं रहे हैं। चीन, सॉरी, यूक्रेन, अमेरिका और चीन। लेकिन रूस के हम एक कंसिस्टेंसी देखते हैं। जनवरी 1952 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई, तो उसमें जो रूस के जैकब मलिक थे, उन जैकब मलिक ने कश्मीर समस्या में भरपूर भारत का साथ दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका और ब्रिटेन पर साफ कहा था कि आप लोगों के हस्तक्षेप की वजह से कश्मीर समस्या का हल नहीं हो रहा है, निदान नहीं हो रहा है। और इसलिए, क्योंकि जो वास्तव में बात भी सही थी कि अमेरिका कश्मीर या पीओके में या पाकिस्तान में अपना एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता है, और सैनिक अड्डा बनाने की ख्वाहिश उसकी बहुत वर्षों से है। तो ये बात 1952 में उसने कही, रूस ने हमारे, इसके बाद आप देखिए 1956 आता है। 1956 में ख्रुश्चेव भारत आते हैं, कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर में कहते हैं कि श्रीनगर कश्मीर भारत का है, और भारत के मामले में वो जो है, जो बंटवारा हुआ था वो गलत था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तब तो हमारा चीन से युद्ध नहीं हुआ था, जब तो हमारा 65 का युद्ध पाकिस्तान से नहीं हुआ था। मैं ये बात कर रहा हूं 1956 की। 1956 के बाद जब भी 56-57 के बाद सुरक्षा परिषद ने कश्मीर समस्या पर बात की, रूस ने वीटो लगाया भारत के पक्ष में। तो जब आप ये देख सकते हैं कि वीटो किया, और 1971 में आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना जहाजी बेड़ा, जो परमाणु शक्ति से लैस था, उसको रवाना किया हिंद महासागर की ओर, और चीन ने भारत को पाकिस्तान पर हमला करने या पाकिस्तान से युद्ध की कार्रवाई करने पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तब रूस ने तुरंत अपना जहाजी बेड़ा भेजा जो एटॉमिक पावर से लैस था, और तब जाकर के कहीं अमेरिका और चीन पर अंकुश लगा था। सोचिए, रूस अगर ये हेल्प नहीं करता, तब आप क्या करते? चीन और अमेरिका का एक साथ मुकाबला कर सकते थे? शायद नहीं कर सकते। एक और उदाहरण वाकई बता के आपके अगले सवाल की प्रतीक्षा करूंगा कि देखिए 1955-56 तक हमारा देश अनाज संकट से बहुत सामना कर रहा था, और आपको याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री 1964 में प्राइम मिनिस्टर बने, पंडित नेहरू की डेथ के बाद, तो उन्होंने भारतीयों से एक टाइम भोजन करने को कहा था, और करोड़ों हिंदुस्तानियों ने एक समय पे भोजन करना शुरू कर दिया था। तो कारण ये था कि हमारे पास भोजन नहीं था, अनाज नहीं था, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं थे अनाज उत्पादन में। तब अमेरिका से अनुरोध किया गया, भाई अमेरिका बहुत अच्छा गेहूं का पैदावार करने वाला देश था, अमेरिका ने मना कर दिया। 50,000 टन हमने मांगा था, उन्होंने कहा हम अभी अपने संसद से पूछेंगे, फिर देखेंगे पॉलिसी क्या कहती है, बजट क्या कहता है। और रूस ने तत्काल एक जहाज भर के अनाज
रवाना कर दिया था। तो ये रूस का, मैं ये कह रहा हूं, लगातार जो रवैया रहा है, इस रवैये को रशिया ने भारत के साथ एक स्वाभाविक दोस्त की तरह निभाया। अब आप कहेंगे कि रूस ने क्यों निभाया, ऐसा चीन ने क्यों नहीं किया? रूस का आधा हिस्सा, हम और आप जानते हैं, आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में है। तो जो एशिया वाला हिस्सा है वो हमारी एशियाई कल्चर जो है, जिसमें भारत का जो अपना संस्कृति है, साहित्य है, सिनेमा है, लिटरेचर, तमाम सारे सॉफ्ट जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें रूस और हमारी एफिनिटीज हैं। राज कपूर को यूं ही थोड़ी सलाम करते थे, और राज कपूर रूस के, और सोवियत संघ जब बना था तब विभाजित नहीं हुआ था, तब वो घर घर में लोकप्रिय था। तो रूस की इस दोस्ती को आपको मद्देनजर ये ध्यान में रखते हुए, अब दिक्कत ये थी कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 2014 में, तो उनको लग रहा था कि रूस तो बड़ा कम्युनिस्ट देश है। अब तो कोई भी देश विचारधारा के आधार पर नहीं है। ना चीन कम्युनिस्ट देश रहा, ना रूस कम्युनिस्ट देश रहा। जो इस्लामिक देश थे वो इस्लामिक देश नहीं रहे। अब केवल एक ही देश आधार है, और वो है पैसे का। सबका वैचारिक आधार समाप्त हो गया है, सबकी वो धुरी समाप्त हो गई है। जी संजीव भाई। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें सवाल यह है कि देखिए, आपकी जो नीति है, आपके जो कदम है, शायद वो कुछ कंफ्यूजन वाले हैं कि आप मित्र को मित्र नहीं समझ पा रहे हैं। आप जाके वो प्रचार करने लगते हैं जो आपने भी कहा कि आप वो उस अमेरिका का प्रचार करते हैं जो आपके साथ नहीं रहा। फिर दूसरा सवाल इसमें यह भी है इसलिए कि हम दरअसल हर उस बात से चिढ़ते थे। हम, मतलब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई, नेहरू जी से चिढ़ते थे, महात्मा गांधी से चिढ़ते थे, उनकी बनाई रीति नीति से चिढ़ते थे। तो जब आप चिढ़ेंगे किसी बात से, तो आगाज कैसे करेंगे अच्छे रिश्तों का? ये बात तो रूस ने भी, ये खराश जो बीच में आई थी, खराश महसूस की थी। फिर भी देखिए, एक बात बताएं कि अगर पुतिन चाहते, जो राष्ट्रपति हैं, अगर पुतिन चाहते, तो क्या पाकिस्तान जाने से किसने रोका था उनको? नहीं। लेकिन पुतिन पिछले अपने अब समूचे कार्यकाल में 9 बार हिंदुस्तान आए हैं, एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए हैं। रशिया का कोई भी शिखर राष्ट्राध्यक्ष आप बताइए, देखिए रिकॉर्ड के पाकिस्तान कितने बार गया है और हिंदुस्तान कितने बार आया है। तो ये जब चीजें हम अगर भूल जाएंगे, नेहरू की नीति से भटक जाएंगे, हम सिर्फ इस आधार दलगत राजनीति से विदेश नीति को देखेंगे, तब ये मुश्किल हो जाती है। आप देखिए, जब गलवान में मामला हुआ था चीन के साथ, तो 3 दिन तक अमेरिका चुप रहा था। 3 दिन अमेरिका बोला था? कुछ नहीं बोला था। गलवान में जब चीन के साथ संघर्ष हुआ और हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको किसी देश का मूल्यांकन भी तो करना पड़ेगा भाई। रूस चीन का साथ क्यों नहीं दे सकता था? लेकिन इतिहासकारों को, और खासतौर पर भारतीय इतिहासकारों को, ये देखना होगा संजीव, कि एक तरफ चीन है और एक तरफ भारत है। तो रूस के लिए चीन और भारत में कौन बेहतर है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने कहा, लेकिन देखिए, पश्चिम देशों की निगाहें तिरछी हैं, और इन सब के बीच ये भी एक चीज निकल कर आती है कि इस कंडीशन में, जब युद्ध का दौर है, उन्होंने कई सारी टिप्पणी भी की जिसपे भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो भी एक सवाल पूछूंगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चीन और रूस फिर गलबैया ना करे, इसे रोकने के लिए यात्रा थी। तो क्या आप इस पे कहिएगा? क्या ये वैसी स्थिति कुछ नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक आपके घर में अगर कोई चोर घुस आए, तो आप दोबारा अगर वो मिल जाए कहीं, तो आप उसको घुसने देंगे घर में? एक कि ये तो हमारे घर में चोरी के इरादे से घुसा है, पकड़ा गया है, तो आप किसी दूसरे आदमी को, जो आपके यहाँ ट्रस्टेड है, उस पर भरोसा करेंगे, ना कि उस चोर पर। इस आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्यों? क्योंकि रूस और, जो मैंने अभी कहा था कि रूस और चीन का संबंध समझना पड़ेगा, और रूस और भारत का संबंध समझना पड़ेगा। रूस ने कभी भारत पर हमला नहीं किया, भारत ने कभी रूस पर हमला नहीं किया। लेकिन देखिए, अब 3
मैं आपको उदाहरण बताऊं कि चीन ने रूस पर कैसे हमला किया। चीन हमला कर चुका है। जो लोग आज ये सोचते हैं कि रूस और चीन का गठजोड़ हो सकता है, आप 1917 में रूस में क्रांति होती है। 1917 के पहले रूस में जारशाही थी, यानी एक निरंकुश शासन था, भ्रष्ट शासन था, लोग तंग आ गए थे। और जब वहां पर 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद जब वहां नई कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, तो उस समय चीन भी लगभग ऐसी समस्याओं से गुजर रहा था। और चीन के लोग कुओमिंतांग जो वहां पर उस समय होता था, जो वहां पर जिसके कुशासन से लोग ऊब गए थे, तो श्रीमान चीन के कुछ लोग, बड़ा जो इंटेलेक्चुअल्स थे और कोई एक बड़ा डेलीगेशन था, वो रूस के पास गया कि भाई साहब, जैसा आपने अपने यहाँ क्रांति की है, हम भी अपने यहाँ सुधार करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो चीन के उन लोगों को रूस ने वैचारिक तौर पर दक्ष किया, प्रशिक्षित किया और तमाम तरह की ट्रेनिंग दी। और उसके बाद उन लोगों ने आकर के 1948-49 में उस रूस चीन की स्थापना की जो कम्युनिस्ट शासन था। अब देखिए क्या होता है कि चीन तो एहसान फरामोश मुल्क है। वो चीन क्या होता है, 17 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 17 से 27 की। 1938 में, यानी भारत जब आजाद हुआ उसके करीब करीब 9 साल पहले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। चीन पर जापान ने हमला कर दिया। और जापान में मैं आपको बता दूं कि जापान कई बार चीन पे हमला कर चुका था और जीत चुका था, और चीन को छिन्न भिन्न कर दिया था कई बार जापान ने। तो जब हमला किया तो चीन बिलबिलाया, घबरा गया। चीन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी वहां से भेजी कि हमको जो है श्रीमान मदद कीजिए। तो चीन को 5 डॉक्टर, 2 एम्बुलेंस, कुछ नर्स और 25,000 रुपया नकद ये जवाहरलाल नेहरू जी ने भिजवाए थे। और जब वहां युद्ध हुआ, ठीक रूस से भी वो गिड़गिड़ाया था। फिर रूस से उसने कहा चीन ने कि हमको मदद कीजिए। तो 50,000 पैराशूट सैनिक रूस ने चीन के ऊपर शहरों पे उतार दिए थे, अपने लड़ाके भेजे थे, $25 करोड़ का कर्ज दिया था, और तब जाकर के वो जापान का मुकाबला कर पाया था। यानी रूस ने ऐसी चीन की मदद की थी, ऐतिहासिक मदद की थी, जो अगर वो नहीं करता तो आज चीन का नामो निशान नहीं होता। हम लोगों ने भी जो बन सकते थे, क्योंकि हम गुलाम देश थे, तो भी उसने मदद की थी, नेताजी से बात की थी, तो मदद भेजी। और आपने एक फिल्म देखी होगी, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी। देखिए जो डॉक्टर गए थे भारत से, उनमें एक डॉक्टर कोटनीस भी थे। उन कोटनीस ने वहीं रह के प्राण त्याग दिए। आज चीन में कोटनीस की याद में पार्क हैं, सड़कें हैं, इमारतें हैं। और 2002 में जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी बंबई गए थे, तो डॉक्टर कोटनीस के परिवार के लोगों से मिले थे। डॉक्टर कोटनीस के परिवार के लोगों को चीन में देवता की तरह पूजा जाता है। खैर ये वो एक अलग कहानी में, हम रूस की बात कर रहे थे कि जब ये हो गया और रूस फिर एक शक्तिशाली बनने लगा, तो उसने क्या किया, रूस पर हमला कर दिया। चीन का सबसे सीमा विवाद रहा है, पता नहीं कौन सी चीन को जमीन की भूख है। उसने 1967-68 में एक ज़ेनबाओ द्वीप है, संजीव, ज़ेनबाओ द्वीप पर हमला कर दिया रूस के। और कई लोग, मेरे ख्याल है अगर मुझे ठीक याद है तो 50 सैनिक रूस के मारे गए थे और 248 सैनिक चीन के मारे गए थे। संघर्ष चलता रहा, संधि हुई, और दोनों के बीच में फिर एक अनाक्रमण भी संधि हुई थी। लेकिन उस अनाक्रमण संधि की बातें खुल गई, इससे रूस बहुत नाराज हो गया। वो लंबी कहानी है, हमारे दर्शकों को चूंकि कम समय है भी, तो मैं वो बताऊंगा। तो चीन ने हमला कर दिया रूस पे, और दोबारा हमला किया फिर उसने 1 साल बाद। उसमें भी 2 रूस के सैनिक और 28 चीन के सैनिक मारे गए। तो 7 महीने तक ये युद्ध चला था। ये बात 67-68 की बता रहा हूं मैं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। तब रूस घबराया, रूस को लगा कि ये जंग हम हार जाएंगे। तो रूस के कोसिगिन आए भारत, इंदिरा गांधी से गिड़गिड़ाए और कहा कि हमें एक डिफेंस डील करनी है। इंदिरा जी ने कहा बिल्कुल, और इंदिरा गांधी ने एक रक्षा संधि की। और रक्षा संधि जैसे ही हमने की, चीन घबरा गया और उसने एक शांति समझौता किया रूस के साथ, क्योंकि चीन को डर ये था कि जो रूस की सीमा है
वो हम अगर उसने पूरा युद्ध छेड़ दिया, इधर हिंदुस्तान की जो सीमा 2000 मील तक की हमारी चलती है, अगर हिंदुस्तान की फौजें उतार आई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चीन इस तरह से उसने किया, तो ये मैं ये बताना चाहता हूं कि रूस ने भी कम धोखे नहीं खाए हैं चीन से। तो जो लोग आज ये बात करते हैं कि रूस और चीन का गठजोड़ है और ये है और वो है, एक तरफ रूस और भारत ट्रस्टेड पार्टनर हैं जिन्होंने एक दूसरे की जमीन पर कभी हमला नहीं किया, 1 इंच जमीन नहीं चाही और एक दूसरे के रचनात्मक और विकास के कामों में मदद की। और तो और देखिए, जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था 1948 के बाद, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान तो हरदम अमेरिका की गोदी में बैठा रहा। तो चूंकि युद्ध की नीति ये कहती है संजीव कि अगर अमेरिका एक दुकान से आपको आप हथियार दे रहा है पाकिस्तान को, तो वही हथियार हम अमेरिका से नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी तकनीक जहां पता है, जानते हैं सब, पाकिस्तान को भी पता है। तो हम फिर रूस की तरफ गए और रूस ने हमको जो टेक्नोलॉजी दी, जो राइफल्स दिए, जो हथियार दिए, जो तमाम तरह की जो तकनीक टेक्नोलॉजी दी, उसके जरिए हमने 71 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और अमेरिका के जो सारे उनके विमान आए थे, हथियार आए थे, सब धरे रह गए थे। तो ये तो प्रमाणित है जी। हम तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो बार बार मोदी जी कहते हैं 2014 के बाद सब कुछ हुआ, और आपने जितनी कहानियां बताई हमारे दर्शकों को, हमको आपने बताई सारी चीजें, और ये फैक्ट्स हैं, इतिहास है, ये दर्ज है, सारी चीजें प्रमाणित हैं। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है, सच्चाई तो यही हुई ना कि ये तो हमारे जो जो पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष हिंदुस्तान के रहे, उनके द्वारा एक पूरा का पूरा बोया हुआ एक ऐसा हुआ जिसकी फसल आज काटी जा रही है और पीठ थपथपाई अपनी जा रही है। और दूसरा ये भी एक मैं जवाब चाहूंगा आपसे, क्योंकि मेरा कम वक्त है, छोटे छोटे जवाब रहेंगे, आप दीजिएगा प्लीज, कि ये जो डिक्टेटरशिप वाली बात बार बार आती है, पुतिन डिक्टेटर, मोदी उसी समकक्ष, दोनों पे क्या आप कहिएगा? देखिए, मैंने आपसे कहा, अब डिक्टेटरशिप का कोई अर्थ रहा नहीं संजीव। अब किसी देश की कोई वैचारिक आधार का कोई आधार रहा नहीं। जब जनरल याहिया खां पाकिस्तान के फौजी तानाशाह हुआ करते थे, तब कौन गया था भारत का विदेश मंत्री उनसे गले मिलने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों गए थे अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो? परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के तानाशाह थे, जनरल थे, से फौजी क्रांति की थी नवाज शरीफ को हटा के, तो कौन बस में गया था पाकिस्तान, लाहौर? अटल बिहारी वाजपेयी ना। आगरा में किसने बुलाया था परवेज मुशर्रफ को? अटल बिहारी वाजपेयी ने ना। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बुलाया जाना चाहिए था, डायलॉग होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की ये बात मैं पसंद करता हूं कि पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते और आप जब आग लगेगी आपके घर में, तो पड़ोसी से आपका चाहे अबोला हो चाहे दुश्मनी हो, बचाएगा आपको पड़ोसी ही, क्योंकि आग उसके घर में भी फैलेगी, उसको भी आग के फैलने का खतरा है, इसलिए वो बचाएगा तो वही। और दूसरी बात, अगर फिर भी यही देखना है तो इंदिरा गांधी का उदाहरण बताइए आपके, पाकिस्तान गई कब? नरसिंह राव का उदाहरण बताइए, पाकिस्तान गए कब? डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के में तो उनका जन्म स्थान है, गए कब? आडवाणी जी तो अपने जन्म स्थान गए भी थे, वहां पे जिन्ना की मजार पे भी गए थे। जरा मनमोहन सिंह का एक उदाहरण बता दीजिए आप। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूं, मैं उसको उस नजर से नहीं देख रहा हूं। डिक्टेटरशिप की जहां तक आप बात करेंगे, अब जो एक हमारे यहाँ कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, या जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अब आप इस आधार पर बंटवारा नहीं कर सकते, लेकिन भारत की जमीन वैसी नहीं है। भारत की जमीन में लोकतंत्र के बीज इतने गहरे हैं कि अब आप नेहरू और गांधी के पीछे पड़े रहेंगे तो आप आगे जा ही नहीं सकते। आपको लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। आप बताइए, हम ही अकेले ऐसे देश हैं जो हम नेहरू की आलोचना करते हैं, हम महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं, हम ये इंदिरा गांधी की आलोचना करते हैं, हम राजीव गांधी की आलोचना करते हैं। इटली में कभी आपने सुना है कि मुसोलिनी की आलोचना लगातार आज भी की जाती है? जर्मनी में कभी आपने सुना है कि आज भी हिटलर को गालियां दी जाती हैं?
या जापान, अमेरिका में क्या उस राष्ट्रपति को गालियां दी जाती हैं जिसने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम फेंका था? या सद्दाम में हुसैन को इराक में याद किया जाता है? नहीं याद किया जाता, इसलिए कि जो हुआ सो हुआ। अकेले हम हैं जो अतीत को लेकर के जीते हैं, और इसलिए कि अतीत के आधार पर हम अपने वोटरों को बांटते हैं। नेहरू के नाम पर हम वोटरों को बांटते हैं, गांधी के नाम पर हम वोटरों को बांटते हैं और राज करते हैं। कोई देश ऐसा नहीं करता, और इसलिए हमारे यहाँ भविष्य की योजनाएं क्या हैं, ये हमें आज देखिए। रिसर्च का मामला है, चीन रिसर्च पर कितना पैसा खर्च करता है आप देख लीजिए, रशिया रिसर्च पर कितना पैसा खर्च करता है देख लीजिए, भारत अपने रिसर्च पर कितना कम पैसा खर्च करता है, ये शर्मनाक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी आप बताइए कि जैसे भारत द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव पर जो मतदान में हिस्सा नहीं लिया गया, जिसमें मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन यूक्रेन के वाले खिलाफ मामले, आक्रामकता बंद करे, इसे कैसे देखा जाए, इसे कैसे लिया जाए? यूक्रेन नहीं वाले करना मामले ये में कह रहा हमारी। हूं जी हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमें यूक्रेन का साथ क्यों देना चाहिए? वो यूक्रेन जो एक मोहरा बनाया गया है, वो यूक्रेन जो अपना भला बुरा नहीं सोच पा रहा है, वो यूक्रेन जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को साथ देता है। भाई साहब देखिए, रूस गलत कहां है उसमें? रूस से लगा हुआ यूक्रेन, ठीक है। अब यूक्रेन, रूस का डर ये है कि यूक्रेन अगर नाटो देशों का सदस्य बन जाएगा तो यूक्रेन की सीमा पर जो है नाटो देशों की फौजें आ जाएंगी। नाटो का नियम यह कहता है कि नाटो के किसी देश पर हमला होगा तो वो उन सारे देशों पर हमला माना जाएगा। तो इसलिए रूस ये कहता है यूक्रेन से कि हम और आप तो श्रीमान वर्षों तक साथ रहे हैं, एक देश के हिस्से रहे हैं, आप अपने सीमा पर यूरोप की सेनाएं बुलाकर हमको क्यों खतरा पैदा कर रहे हो? इसमें रूस की गलती क्या है? इसमें कहां गलत है? और देखिए, ताज्जुब की बात है, देखिए आज का ही बयान है, आप अगर देखिए आज आप पढ़ेंगे अखबारों में तो मिल जाएगा। नाटो ने कहा कि अभी यूक्रेन को हम नाटो का मेंबर नहीं बना सकते। नहीं बताइए क्यों जी नहीं बना है। सकते भाई? 2007 से 15 साल से करीब, बल्कि 2007 यानी 17 और 3 20 17 साल से 17 साल से यूक्रेन की अर्जी लगी हुई है नाटो में शामिल होने की, और यूक्रेन को ठेंगा अभी तक नहीं कुछ मेंबर बनाया गया है। दूसरी तरफ नियम यह है कि साल भर के भीतर एप्लीकेशन पर फैसला हो जाएगा। नाटो का मेंबर 17 साल में नहीं बनाते, और स्वीडन को 1 साल पहले वो अप्लाई करता है और स्वीडन को नाटो का मेंबर बना लिया जाता है। कारण यह है संजीव जी कि पश्चिम के देश, यूरोप के देश यूक्रेन को एक कच्चा बाजार समझ बैठे हैं, अपने हथियार सप्लाई करते रहेंगे अपने, और वो बाद में पाई पाई वसूल लेंगे, नहीं तो वो यूक्रेन को मिटा देंगे, नक्श उनका नामो निशान मिटा देंगे। और जेलेंस्की जो है वो क्या है? ना तो वो पॉलिटिशियन है, ना वो कूटनीति जानने वाले हैं, ना वो योग्य हैं। और वो थे क्या मालूम है आपको? क्या थे वो? पहले वो यूक्रेन की फिल्मों में जोकर थे, कॉमेडियन थे। तो एक कॉमेडियन को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है तो भुगतेंगे। अरे 2.5 वर्षों से इसमें आप जी 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 नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि वो यूक्रेन, नाटो, अगर नाटो वाले उनको इतना प्यार है यूक्रेन से तो अपने सैनिक क्यों नहीं लड़ा देते? फिर लगा दें सैनिक मोर्चे पर। वो कहते हैं हम हथियार देंगे, और हथियार कोई दान नहीं दे रहे हैं, वो पैसे में दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, ब्याज सहित वसूलेंगे। अमेरिका के हथियार, अमेरिका के एमुनिशन, अमेरिका के टैंक, या अमेरिका की जो रसद, या अमेरिका की जो खाद्य सामग्री है, या यूरोप के देशों का जो अन्य सप्लाई है, वो वहां अभी निपटा रहे हैं यूक्रेन को। वो पैसा यूक्रेन से जिससे 100 साल तक नहीं मुक्त हो पाएगा वो कर्ज से। और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए संधि विराम हो गया, तो फिर यूक्रेन के पुनर्निर्माण के नाम पर वही अमेरिका और यूरोप के देश फिर कर्ज देंगे। यानी यूरोप को वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यूक्रेन को यूज कर रहे हैं। और यूक्रेन के जेलेंस्की जैसा आदमी, वो मूर्ख आदमी, समझ नहीं रहा है इस बात को, अपने पड़ोसी को नाराज कर रहा है।
हम इसमें एक सवाल ये भी है, हमारा तटस्थता वाला भाव क्यों था? अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी को, पता नहीं डबल स्टैंडर्ड वाली, डबल मीनिंग, डबल दो दो तरीके की बात निकल कर आई। तटस्थता भी दिखाई उन्होंने वहां, उनके प्रति सहानुभूति भी, और इधर भी अलग तरीके से। यूक्रेन को ये हमारे लेकर लिए, यूक्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि वहां जो हो रहा है नहीं, देखिए मानवीय मानवीय पक्ष पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका संदेश तो गया ना, जो जिसके कारण पश्चिम देशों की आंखें कहीं तरेर रहा है पश्चिम देश, या वो उस पर सवाल खड़े कर रहा है अलग अलग तरीके से कि आप तटस्थ हो गए, आप कहीं वो नुकसान या मुश्किलें पैदा करेगा। वो तटस्थता, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि एक गलती भारत से हो गई। करीब करीब साल भर पहले एक नौबत ऐसी आई थी जब यूक्रेन ने भी और एक तरह से रशिया ने भी, दोनों ने भारत की ओर ताका था कि आप कृपया एक समझौता वार्ता, संधि वार्ता शुरू कराएं, और तब हम उसमें नाकाम रहे हमारे माननीय विदेश मंत्री की वजह से। और यूक्रेन के प्रति तटस्थ रहने का भाव एक ये भी हो सकता है कि अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, संभव है आने वाले दिनों में भारत को फिर एक बार भूमिका निभाने का अवसर मिले तो भारत को यूक्रेन को समझाना ही पड़ेगा कि क्या उसके हित में है और क्या उसके हित में नहीं है। जेलेंस्की आज जो हैं, अगर वो वैसे ही बने रहेंगे तो ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। रूस नहीं हारेगा, यूक्रेन तबाह हो जाएगा। भगवान ना करे कोई ऐसा देश तबाह हो। एक तो बात यह है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, यूक्रेन में भारतीय बहुत सारी संख्या में रहते हैं, भारत के लोगों का कारोबार वहां है, यूक्रेन की भी संस्कृति काफी हद तक हमसे मेल खाती है। तटस्थता की वजह हमें समझ में नहीं आती। चीन युद्ध समाप्त कराने में नाकाम रहा, पाकिस्तान ने भी ये कोशिश कर ली थी, आपको पता हो तो पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम युद्ध बंद कराने की दिशा में कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपना एहसान चुकाना था, क्योंकि यूक्रेन ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका तो मध्यस्थता करेगा क्यों, यूरोप के देश कोई और मध्यस्थता करेंगे क्यों? तो ये केवल भारत है, इनको चाहिए, गलती हो रही है इनसे, इनको कैसे भी हो इनको मध्यस्थता करानी चाहिए, करना पड़ेगा। आपको याद है नेहरू के जमाने में कोरिया युद्ध जब हुआ था तो कोरिया युद्ध में मध्यस्थता किसने की थी? भारत ने की थी। और तब उसकी बात, नेहरू की बात सारे दुनिया में सुनी जाती थी, और जो नेहरू ने बोल दिया वो हुआ। हमने एक बार नहीं कई बार देखा है, पंचशील के मामले में देखा है जी। आज भी सिद्धांत लागू है। बिल्कुल, मैं अंतिम सवाल करूंगा, आखिरी सवाल मेरा ये होगा राजेश जी, कि जो आपने कहा, जो सीधी सारी चीजें निकल के आती हैं, अब देखिए हमको दुनिया भर में कहीं ना कहीं खड़े रहना, हमें एक तरफ कहीं भी तटस्थ रहकर या कहीं झुकाव कर कर आगे बढ़ नहीं सकते। सबको एक दूसरे की जरूरत है, पूरी विश्व को एक दूसरे की जरूरत है। शांति की बात हम करते हैं, इसलिए शायद हम पे निगाह नजर रहती है। तो अब जो कुछ भी हुआ है ये, और जिस तरीके का सीन निकल कर आ रहा है, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि पश्चिम जो देश है वो कह दें कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है? ऐसा कुछ ध्वनि आपको, या कुछ आप देख पाते हैं एज ए विदेश मामलों के जानकार, एज ए आप जो कूटनीति विदेश नीति के दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए, शांति हमारी नीति है, हमारी विदेश नीति का हिस्सा है कि हम शांति का पालन करते हैं। नेहरू जी यूं ही शांति के कबूतर नहीं उड़ाते थे, और हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना की थी, मतलब नेहरू जी ने जो स्थापना की थी, इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, राजीव के जमाने में तक काफी हद तक रहा। आज वो गुट निरपेक्ष आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8-10 साल में तो हमने कभी नहीं सुना कि उसका क्या हुआ, है ना, अभी तो कोई। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया ही इसलिए गया था जिसमें करीब करीब 100 देश उनके साथ उस आंदोलन में शामिल थे, उस संगठन में शामिल थे, कि ना हम जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, तो ना हम अमेरिका के साथ हैं, पश्चिम के साथ हैं, ना रूस सोवियत संघ के साथ हैं हम, लेकिन उन देशों पर दबाव डालने की स्थिति में थे, हम उनसे लड़ने नहीं जा रहे थे। तो शांति तो हमारी नीति में है। एक बात तो आपके प्रश्न का उत्तर ये हुआ, और दूसरी बात, एक आप कह रहे हैं कि अमेरिका कल के रोज अगर ये कह दे कि जो हमारे साथ है वो हमारे साथ हैं, और जो उनके साथ, मतलब वो ऐसा हमारे साथ नहीं, वो हमारे खिलाफ है। पश्चिम के जो भी इस तरीके के अमेरिका ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अमेरिका के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है, और अमेरिका को मालूम है क्या, अमेरिका हिंदुस्तान
को अगर दुश्मनी मोल लेता है खुल्लम खुल्ला, वो तो 71 के युद्ध में तो किया ही था उसने। और हमारे इंदिरा गांधी जब गई तो कैसी स्थितियां हुई थी, तो इंदिरा गांधी मुंह पर सुना के आई थी उनको। अब तो हमने ऐसा उदाहरण आज तक 25-30 साल में नहीं देखा। तो अमेरिका के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो क्या पाकिस्तान से दोस्ती करेगा? आप बताओ, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है? 250 रुपए किलो शक्कर मिल रही है वहां पे, सब्जियां वहां महीनों बाद लोगों को मिलती हैं, दालों की कीमतें 400-500 रुपए किलो से भी ज्यादा हैं। डीजल पेट्रोल की स्थिति क्या है? दिवालिया होने के कगार पर हैं। वहां पर जिनके जीडीपी का आप अगर अंदाज करें, मैं इस वक्त आंकड़ा भूल रहा हूं, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि अमेरिका उससे दोस्ती करके क्या करेगा? फायदा पाकिस्तान को पहुंचाएगा क्या? क्योंकि फायदा तो पाकिस्तान को होगा। अमेरिका को भारत फायदा पहुंचा सकता है। हमारे यहां अभी भी उस बाजार में गुंजाइश है। और देखिए ना, रशिया को हम क्या कर रहे हैं? रशिया हम पे सारे यूरोप ने बंदिश लगा दी, कर तो दिया उन्होंने। अमेरिका ने भी कहा था हमसे कि आप ऐसा कर दीजिए, हमारे साथ दीजिए। यूरोप ने भी कहा, लेकिन हमने कहा नहीं, हम रूस का साथ देंगे। 25% डिस्काउंट पर वो हमको कच्चा ईंधन दे रहा है और हम लगातार उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाए हुए हैं रूस की। तो ये नेहरू की नीति के कारण है, अचानक नहीं हुआ है कुछ। ईरान के साथ अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और हमने चाबहार एयरपोर्ट बनाया वहां पर। हालांकि उस समय हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ा दबाव में आई थी, लेकिन उस राजेश जी, दबाव यही के बाद अब जब आंखें खुली इनकी कि नहीं, लबोलाब यही चाबहार इंदिरा गांधी ने बनवाया था। इंदिरा गांधी के जमाने से ईरान से बात चल रही थी। मैंने कहा लबो अब यही निकल कर आता है कि शायद ये लोग नेहरू या उस पूरी नीति की जो आलोचना करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या पूरी की पूरी उनके कुनबा, इसे छोड़ना होगा। शायद ये छोड़कर ही जग में अपना एक अलग जो मुकाम पहले था या उससे ऊपर हम जा सकते हैं, यही निकल कर आता है। मैंने तो आपसे अभी कहा ना कि अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को गरियाने का कोई नुकसान जो होता है वो हमने भुगता है। लाभ ही क्या, कोई लाभ होता है? मैं अपने दादा को, आप अपने दादा को या दादा के दादा को गाली दे सकते हैं क्या? 1 मिनट को मान लीजिए, उस समय तो अंग्रेज हुआ करते थे और अंग्रेजों के हो सकता है वो कारिंदे रहे हों, अंग्रेजों की तनख्वाह लेते रहे हों, तो क्या आप गाली देते हैं? नहीं देते। लाखों लोग उनकी अंग्रेजों की सेवा में थे, तो उनको तो गाली हम नहीं देते। तो नेहरू ने, जिसने 18% साक्षरता से कहां उठा करके चुनाव आयोग बनाया, अंतरिक्ष आयोग बनाया, परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया, यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेजेस बनाए, अस्पताल बनाए, एम्स दिए, आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, क्या क्या नहीं दिया, और दुनिया में भारत का तिरंगा शान से लहराया। आप उसको गरियाते हैं? अरे जर्मनी से इतना ही सबक दे लो कि क्या वो हिटलर का नाम लेता है जो उनके लिए राक्षस था? क्या इटली मुसोलिनी का नाम लेता है? तो हम ये उदाहरण देखना नहीं चाहते। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा एक शानदार चर्चा के लिए, एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा, हम जो शायद हमारा दर्शक भी समझना चाहता है और देश भी समझना चाहता है कि आखिर हमने हासिल क्या किया, क्या खोया, क्या पाया वाली बात है। लेकिन आपने पूरा का पूरा एक सीन प्रस्तुत कर दिया कि वास्तव में आज अगर हम भारत की जो आन बान शान, हमारा तिरंगा यदि दुनिया में लहराता है तो हमारे पूर्वज हैं और उन्हीं की वजह से हमें, और इस चीज को चाहे वो प्रधानमंत्री जी हमारे हो या उनका कुनबा हो, दल हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें सोचना होगा। सचमुच हम देश के बारे में सोचेंगे, शायद तभी हमें ठोर भी मिलेगी, राह भी मिलेगी और हमारा मान सम्मान भी दुनिया में बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, ये थी हमारी चर्चा, खास चर्चा भारत और रूस को लेकर, जो कई सारे सवाल हैं, प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि राजेश जी ने जो बातें कही हैं, जो सारा का सारा दृश्य रखा है, वो बहुत कुछ सहायता इन संबंधों को और देश में, दुनिया में भारत की आन बान शान बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो निकल कर आया। अगर मुझे लगता है इस चर्चा को निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय भी देखे और मौका मिले तो प्रधानमंत्री जी की पहुंचाए कि थोड़ा सा अपने आप को उनको बदलना होगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी,
प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।